जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज सबसे पहले बात करेंगे शाम में किए गए अमेरिका और इत्तेहादियों के हमले के हवाले से। शाम के शहर दोमा में किए गए मुबैना कीमियाई हमले को जवाब बनाते हुए अमेरिका ने अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर, खासतौर पे बरतानिया और फ्रांस के साथ मिलकर शाम के मुख्तलिफ इलाकों में जहां पर कीमियाई हथियारों की तनसीबात का अमेरिका को शक है, वहां पर फिजाई हमले किए हैं। शाम में किए गए इन फिजाई हमलों पे रूस की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है और रूस के साथ साथ ईरान की तरफ से भी। हालांकि नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने इस अमेरिका और इत्तेहादियों की तरफ से किए गए फजाई हमले की हिमायत कर दी है, लेकिन क्या शाम अमेरिका और रूस के दरमियान एक नया मैदान जंग बन रहा है? शाम एक तवील अरसे से अमेरिका और रूस के दरमियान मफादात की जंग में पिस रहा है। सदर बशार अल असद को चाहे उनकी दौरे हुकूमत में जितने भी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हुई, लेकिन रूस की तरफ से उन्हें मुकम्मल हिमायत मिलती रही और इस सिलसिले में ईरान भी रूस का हिमायती रहा और शाम के सदर बशार अल असद की हिमायत करता रहा। रूस ने अमेरिका को वाशगाफ अंदाज में धमकी दे दी है कि जो कल हमले किए गए हैं शाम में, उनके संगीन नताइज अमेरिका और इत्तेहादियों को भुगतना पड़ेंगे। इस सारे सिनेरियो में पाकिस्तान का किरदार कहां पर है, इस पर आज प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन अमेरिका और इत्तेहादियों की तरफ से शाम में किए गए हमलों के बाद सूरत हाल क्या है, सबसे पहले उस पर डालिएगा। I ordered the United States Armed Forces to launch precision strikes on targets associated with the chemical weapons capabilities of Syrian dictator Bashar al-Assad. शाम में एक बार फिर क़यामत बरपा। अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस ने फजाई हमला कर दिया। पेंटागन के मुताबिक अमेरिका ने दमिश्क और हमस के करीब शामी हुकूमत के ठिकानों पर मिसाइल दागे। हमले का पहला हदफ साइंसी मरकज, दूसरा कीमियावी हथियारों का गोदाम और तीसरा कमान पोस्ट था। शामी सरकारी टीवी का दावा है कि दिफाई निजाम ने 12 से ज्यादा अमरीकी मिसाइलों को तबाह कर दिया, जबकि साइंटिफिक रिसर्च सेंटर की इमारत तबाह हुई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रात गए शाम में हमले का ऐलान किया और कहा कि हमले में कीमियाई हथियारों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। I ordered the United States Armed Forces to launch precision strikes on targets associated. ये हमला रूस की जानिब से शामी हुकूमत को कीमियाई हथियारों से रोकने में नाकामी का रद्द-ए-अमल है। ये जवाबी कार्रवाई इस वक्त तक जारी रखने के लिए तैयार हैं जब तक शामी हुकूमत ममनुआ कीमियाई हथियारों का इस्तेमाल नहीं रोकती। अमेरिका किसी भी रद्द-ए-अमल के लिए तैयार है। We thank them both. Tonight I want to speak with you about why we have taken. उधर अमरीकी वजीर दिफा का कहना था कि हमला वाहिद कार्रवाई है जिसका मकसद शामी सदर बशार अल असद को कीमियाई हथियार इस्तेमाल न करने का सख्त पैगाम देना था, जबकि मजीद हमलों की कोई मंसूबाबंदी नहीं की गई। दूसरी जानिब बरतानिया की वजारत दिफा ने भी शाम पर हमलों में जेट तैयारों के इस्तेमाल की तस्दीक की है। फ्रांसीसी सदर ने भी शाम में हमलों के लिए अहकामात जारी किए। क्या शाम की जंग एक तीसरी आलमी जंग में तब्दील हो सकती है? और क्योंकि इस जंग के एक फरीक रूस और ईरान हैं जो कि पाकिस्तान के इमीडिएट पड़ोसी हैं, इमीडिएट नेबर्स हैं, तो पाकिस्तान को इस सारी सूरत हाल में क्या किरदार अदा करना चाहिए? क्या पाकिस्तान गैर जानिबदार रह सकता है? शाम की जंग के जनूबी एशिया खित्ते पर क्या असरात होंगे? सबसे पहले प्रोग्राम में इस हवाले से बात करेंगे और मेरे साथ आज प्रोग्राम में खासतौर पर मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर मरकजी इंतहाई अहम रहनुमा, सेनेट में अपोजिशन लीडर हैं, अमेरिका में पाकिस्तान की साबिक सफीर रह चुकी हैं जनाब सेनेटर शेरी रहमान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर शेरी रहमान साहिबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। और ये शाम की जंग, क्या ये अमेरिका और रूस की मफादात की जंग कोई तीसरी आलमी जंग में तब्दील हो सकती है? और गिवन दैट कि इसका एक फरीक रूस और ईरान है जो कि हमारे इमीडिएट नेबर्स हैं, तो पाकिस्तान का किरदार इस पर क्या होना चाहिए सेनेटर साहिबा? जी शुक्रिया गरीदा, बहुत आपने अहम बात की है और बिल्कुल अफसोस से मैं कहूँगी कि कभी इम्कान है
कि ये जंग जो है मफादात की जंग, दोनों बड़ी क़ुव्वतों के दरमियान पहले जो सर्द जंग होती थी अब ये उससे बढ़ती चली जा रही है, और शाम के लोगों को, शाम की सरजमीन को एक उन्होंने छावनी बना दिया है। इस वक्त 4 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ हलाक हो चुके हैं। हज़ारों की तादाद में अपने घरों से उनकी इनखला हो चुकी है, महाजरीन बन चुके हैं दर बदर। आपने सुना है हम कितने सालों से, 7 साल से ये सिलसिला चल रहा है। अब मुसलमान कदीम जो वहाँ जगह हैं, हमारी तारीख़ का हिस्सा हैं, हमारे सिविलाइजेशन का एक हिस्सा हैं, वो दमिश्क में हर तरफ वो भी अब हदफ बन रहे हैं दोनों तरफ की अतराफ़ की हमलों में। और अफसोस से मैं कहूँगी कि मुस्लिम उम्मा का इसमें बड़ा इस वक्त कोई किरदार नहीं है, तकसीम हो चुके हैं। और पाकिस्तान क्योंकि नज़दीक है, आपने बिल्कुल सही पूछा, एक तरफ ईरान और रशिया हमसे नज़दीक हैं, मगर मैं समझती हूँ पाकिस्तान को इस वक्त क्योंकि हमारे हर तरफ रवाबित हैं, सऊदी अरेबिया से भी हैं, ईरान से भी हैं, ईरान से तो बॉर्डर है हमारा, और शाम भी एक मुस्लिम भाई मुल्क है हमारा, वहाँ के लोगों का भी हमें सोचना चाहिए। तो जाहिर है हम सब चाहेंगे ना पाकिस्तान की रियासत, हुकूमतें, हमारी अवाम, हम सब चाहेंगे कि वहाँ जल्द से जल्द अमन का कोई ना कोई अमल शुरू हो जाए, और अक़वाम मुत्तहिदा अगर अपनी कुछ सिफारिशात वहाँ लेके पहुँचे, किसी तरह उनको अमली जामा पहनाए तो बेहतर होगा, क्योंकि लोगों को तक़वियत और रिलीफ की ज़रूरत है, वहाँ पे अशद ज़रूरत है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा नज़र आ रहा है, होते हुए नज़र आ रहा है। बड़े अफसोस से मैं कहूँगी, सानहे पे सानहे के हवाले में हम सुनते चले जा रहे हैं। तो ये एस्केलेशन चल रही है। पाकिस्तान ने इस वक्त जो पोजीशन ली है वो इस वक्त न्यूट्रलिटी की है। आपको याद है हमारी हुकूमत में, सुबह भी मैंने अर्ज़ किया था, हमारी हुकूमत में प्रेसिडेंट ज़रदारी के पर सख्त दबाव था। मैं उस वक्त एम्बेसडर थी, बार बार फ़ोन आता था कि यूनाइटेड नेशंस में वोट आने वाला है सीरिया पे, और पाकिस्तान अमेरिका और वेस्टर्न इत्तेहादियों का साथ दे। तो हमने उस वक्त इनकार किया था और कहा था बेहतर है कि हम इस पर कोई वोटिंग एक साइड ना लें, मतलब फरीक ना बने इस जंग में, और ये बेहतर होगा पाकिस्तान के लिए। बड़ा दबाव था, अभी भी होगा, मैं अब मुतंबे करती हूँ कि अभी भी ज़रूर होगा। हमें फरीक नहीं बनना चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ हमारे मुस्लिम दोस्त ममालिक हैं, और इंसानी हुकूक के हवाले से हमें अमन की पेशकश करनी चाहिए। अफसोस से कोई ऐसा स्टेट्समैन नहीं है इस वक्त शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पाए का, जो OIC की कॉन्फ्रेंस बुलाए और सबको मुत्तहद करे, और एक मुस्लिम दुनिया की तरफ से एक मरबूत पैगाम दे सके कि जी हम एक साथ खड़े हैं, और हम आपको इस तरह की दरारें जो तबाहकुन हो सकती हैं, और आखिर आप देख रहे हैं कि सीरिया में तबाहकारियाँ क्या चल रही हैं, खाना जंगी 7 साल से चल रही है, और उसमें आप सब फरीक बन चुके हैं बड़े बड़े पावर्स, और इस वक्त वहाँ एक मसल फ्लेक्सिंग की प्रोसेस अमल चल रहा है। तो अफसोस से मैं कहूँगी कि ये पाकिस्तान के लिए, देखिए अच्छा तो कहीं किसी तरह नहीं हो सकता ये, क्योंकि एक पूरी नस्ल रेफ्यूजी कैंप्स में जब बड़ी हो रही है, जब अपनी ज़िंदगी वो आंखें वहाँ खोल रही है, 7 साल तक ये तो प्रोसेस चल रही है, तो वो क्या उनका क्या आगे जाके दुनिया के साथ ताल्लुक़ क्या होगा, अखलाकियात के साथ क्या ताल्लुक़ होगा, मज़हब के साथ, किस चीज़ के साथ। तो वो जाहिर है एक खोया हुआ जनरेशन होगी, खोई हुई नस्लें होंगी हमारी, और ये इंतहा पसंदी की एक एन मुमकिन है कि ये भी जाए ना, तो वो उनका एक बहुत एक्सट्रीमिस्ट रद्द अमल होगा। क्योंकि इस वक्त दुनिया जो हालात हैं, एक कंस्पिरेसी थियरीज तो कहती है कि यहाँ जानबूझ के किया जा रहा है, मगर इस वक्त तो लगता है कि गैर दानिस्ता तौर पर ये एक जंग छिड़ चुकी है, और इसमें कमी आने की मुझे शरी साहिबा इसी पॉइंट को लेके आगे आपसे डिस्कशन करना चाहूंगी कि रूस ने सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास तो बुला रखा है, लेकिन क्या ये उसी तरह की एक नई जंग तस्वुर की जाए? क्या ये आलमी तारीख में एक नया मोड़ साबित कर सकता है सियासत का, आलमी सियासत का, आलमी डिप्लोमेसी का? जिस तरह से इराक में बायोलॉजिकल वेपन्स का बहाना बना के अमेरिका ने अटैक कर दिया था, अब केमिकल वेपन्स बावजूद इसके ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ केमिकल वेपन्स अभी पता लगा रही है कि कीमियाई हमला हुआ या नहीं हुआ, लेकिन अमेरिका ने जवाब बना के शाम में हमला कर दिया।
तो क्या ये एक नया मोड़ आलमी तारीख में ले आएगी ये जो कल का अमेरिका का हमला है? बिल्कुल गरीदा, आपने सही फरमाया। अभी तक बरतानिया में एक रिपोर्ट है, शायद जो लोगों ने नोटिस नहीं की है, लेकिन उसका नाम चिलकट रिपोर्ट है। चिलकट इंक्वायरी हुई थी इसी वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन की जिनकी आप बात कर रही हैं, इराक में जो जवाब बनाया गया था। बरतानिया ने तो अपने पार्लियामान में बहुत लंबी और तशवीश के साथ तफ्तीश की और तशवीश का इजहार वहाँ अपोजिशन ने किया है कि ये क्या था और क्या जवाब बनाया गया। वहाँ तो प्रॉपर इंक्वायरी वगैरह भी हुई है। लेकिन देखिए, इराक बदहाली में पड़ चुका और बहुत से मुस्लिम ममालिक जो वहाँ नज़दीक हैं, इसी सूरत में उनके बॉर्डर्स खुल चुके हैं। उनकी जो एक रियासती जिसे कहते हैं इंटेग्रिटी है, वो भी अब अंडर अटैक, हमले का हदफ बन चुकी है। और अब जो इस वक्त आप कह रही हैं, बिल्कुल नया मोड़ आ सकता है और आ रहा है और नज़र आ रहा है। और हम इसके बारे में हम अमल दखल तो कोई ख़ास इस वक्त यूनाइटेड नेशंस की, क्योंकि ये सिक्योरिटी काउंसिल का भी इजलास होगा और इसमें ज़रूर चिंगारियाँ और उड़ेंगी और एक नई जंग और एक नया फसाद आप देख रहेंगे 21वीं सदी का उठते हुए नज़र आ रहा है, सर उठाते हुए। और हमारे लिए बहुत तशवीश का बायस है। हमें फूंक फूंक के कदम रखना चाहिए कि पाकिस्तान के जो इस वक्त इंटरेस्ट हैं, मफादात हैं, उनको सबसे ज़्यादा तरजीह देनी चाहिए। कोशिश रखनी चाहिए कि हम इसमें मुलविस ना हो। लेकिन क्योंकि 21वीं सदी के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो तजाज़ात हैं, वो बॉर्डर्स को नहीं पहचानते। इंतहा पसंदी, क्लाइमेट चेंज, कीमियाई असरात जो होते हैं, रेफ्यूजीज़, माइग्रेशंस, ये बदहालियाँ जो हैं, ये बॉर्डर्स को नहीं पहचानती और एक नया बाब खोलती हैं, जिसे कहते हैं एक अफसोसनाक नया बाब खुलेगा तारीख़ का, जिसे हम फिर देख के ज़ाहिर है हम सबक तो ज़रूर सीख सकते हैं। लेकिन लगता है कि अब जो बड़े ममालिक इस वक्त वहाँ खाना जंगी में अब अपने आप को मुलविस कर चुके हैं, उन्होंने तारीख से कोई सबक नहीं सीखा। जबर तो शाम की रियासत और वहाँ के अवाम पर हो रहा है ना। बिल्कुल ठीक। सेंटर शेर रहमान साहिबा, इस सेगमेंट को जंगे शाम के हवाले से यहाँ पर क्लोज करेंगे, लेकिन जाहिर है बहुत वाइड ही डिस्कशन है, इस पे मजीद भी कंटिन्यू रहेगी प्रोग्राम में। और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आलमी हालात से मुल्की सियासी हालात की तरफ बात करेंगे। आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और इस सेगमेंट में हम मुल्की सियासी हालात के हवाले से बात करेंगे। कल ही नवाज शरीफ साहब को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जहांगीर तरीन साहब को भी ताहयात नाअहल करार दिया गया है। आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह अदलिया ने कर ली है। सबसे बड़ी बहस का आगाज ये हुआ है कि क्या इस आर्टिकल की तशरीह या आइन की तशरीह अदालत ने करनी है या ये पार्लियामान का काम है। इस हवाले से भी डिस्कशन करेंगे। शहबाज शरीफ साहब आज अचानक सिंध के दौरे पर हैं। कराची में आज वो बड़े हंगामी दौरे पर रहे और 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने वहां पर की। और एक उसमें से ये था कि सूबे अगर नए बनाए जाने हैं तो एक कौमी कमीशन कायम कर दिया जाए। क्या नए सूबों को इंतजामी बुनियाद पर कायम करने के लिए कौमी कमीशन बन सकता है, ये भी बात करेंगे। सेकेंडली, शहबाज शरीफ साहब ने कहा है, एक तजवीज दी है, एक प्रपोजल दिया है कि इदारों के दरमियान एक ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब की इस पेशकश के पीछे क्या कोई कौमी मफाद है या जमाती मफाद है, इस पर भी बात करेंगे। पीपल्स पार्टी पर शदीद तनकीद की है, खासतौर पे बिलावल भुट्टो साहब ने जो नारा दिया कि मरसू मरसू सिंध ना डेसू, उसका काफ़ी मजाक उड़ाया। और शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जिसका मतलब यह है कि मरसू मरसू और काम ना करसूं। तो इन तमाम मामलात पर बात करते हैं सेंटर शेर रहमान साहिबा से। शेर रहमान साहिबा, ताहयात नाअहली का तयन ये अदलिया का काम, पार्लियामान का काम था। आइन की तशरीह करने का बेड़ा अदलिया ने उठा लिया है, यह पार्लियामान का काम था या अदलिया का काम है? देखिए, आइन को इंटरप्रेट करना अदलिया की सवाबदीद में बिल्कुल आता है, लेकिन बहस इस वक्त कुछ थोड़ी सी मिक्सअप हो गई है। ये आइन की शिकें जो हैं, जो पार्लियामान खुद डालता है, बनाता है, इसका हक सिर्फ पार्लियामान को होता है। और जिस आप 62(f) की बात कर रही हैं, ये इस शिक के हवाले से बहुत पहले बहस हो चुकी है। ये वही शिक है जिसको नवाज शरीफ की जमात ने बड़ी मतलब वलवले से
कायम रखा। जब भी हम कहते रहे पीपल्स पार्टी ने तवातिर से इनको इल्तिमास की थी इनसे कि भाई इसे हटा दिया जाए 18वीं तरमीम के बाद, जिस वक्त हम बात कर रहे थे और सब एक मुश्तरका अमल जारी था, एक वक्त था, एक माहौल बना हुआ था और हमारी हुकूमत में शराकतदारी से हर काम किया जाता था। हमने इनसे कहा आपके पास नंबर्स हैं, हम एक साथ ये काम कर रहे हैं, ये ज़ियाउल हक के जो क्लॉजेस हैं इनको हटाया जाए। और तो उस वक्त इन्होंने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया। उनको जब तक अपनी ज़ात पर कोई चीज़ नहीं नज़र आती हमला आवर होते हुए तो वो देखते नहीं हैं, वो उसको उन्होंने कोई इस पर हमारी बात खातिर में नहीं लाई। फिर मैं आपको बताऊंगी जब ये इलेक्शन रिफॉर्म कमेटी बनी थी, 1 साल तक ये कमेटी डिलिब्रेशंस करती रही, बल्कि अभी भी कायम है। उस वक्त इसहाक डार उसके सदर थे, पिछले साल की बात है क्योंकि ये इलेक्शन होना था और हमने रिफॉर्म्स लाने थे, पार्लियामान लाता है। उस कमेटी में भी अपोजिशन लीडर के दोनों दफातर में खुर्शीद शाह के भी उस वक्त चौधरी एतजाज थे, मैं मौजूद होती थी। हम उनसे बार बार कहते थे अब इस वक्त ये वक्त है कि हम सब मुश्तरका एक लाएअमल कर रहे हैं मुल्क के मफाद में, इलेक्शन के निज़ाम की बेहतरी लाने में, तो आप इस वक्त करें। तब भी उन्होंने बिल्कुल फ्लैट आउट इनकार किया और बिल्कुल हमारी बातों को नज़रअंदाज किया। हमने कहा देखिए मिसाक जमहूरियत के हमारे जो वादे हैं, जो हम एक कदम ले लेके कर सकते हैं तो उसको पूरा करें। हम फिर क्यों तारीख का जबर जो है ये कि अब इनको इन्हीं आर्टिकल्स के जद में वो खुद आ गए हैं। और हमने बार बार कहा कि ये आप आर्टिकल्स पार्लियामान का हक होता है, जिम्मेदारी होती है और ये हमारे दायरे इख्तियार में था, मगर इन्होंने नहीं होने दिया। अब ये इनको पार्लियामान याद आता है, अब कहते हैं कि ये हमारे साथ जुल्म ज्यादती हुई है, तो इन्होंने जुल्म ज्यादती तो देखी नहीं है। जिस नैब डिलक्स पैकेज में ये काम कर रहे हैं इन्होंने तो कुछ देखा नहीं है। पीपल्स पार्टी ने तो हर अदालती फैसले को ज़रूर चैलेंज ज़रूर किया होगा, मगर अदालतों में चैलेंज किया है, हमने सड़कों पर किसी को मुश्तइल नहीं किया। इधर ये इनकी अपनी हुकूमत होती है, पार्लियामान में अक्सरियत होती है, फिर ये कहते हैं कि हम पार्लियामान के क्लॉजेज में, आइन के क्लॉजेज की जद में आ गए। मेरी तो समझ से बाहर है, आपकी अक्सरियत है नेशनल असेंबली में, आप जब चाहें इन क्लॉजेज को रिवोक कर सकते थे, दूसरी जमात भी कर सकती थी, इन्होंने नहीं किया। अब ये नाअहली की तलवार, देखिए हर तलवार दो धार होती है, एक सिर्फ पीपल्स पार्टी का गला काटने नहीं होती है। हमने 12-12 साल पाबंद सलासल रहे, जरदारी साहब ठोके निकले हैं, लेकिन फिर भी मुश्तइल नहीं किया आवाम को। और प्राइम मिनिस्टर गिलानी 5 साल नौकरियां देने के लिए जेल में बैठे रहे। तो आप मुझे बताएं कि ये किस तरह की इंसाफ की बात करते हैं। एक तरफ मुक्का दिखाते हैं, फिर कहते हैं शाम को, सुबह मुक्का दिखाते हैं, शाम को कहते हैं इदारों में जंग नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल इदारों में जंग नहीं होनी चाहिए क्योंकि अवाम आपकी तरफ देखती है कि आपने इलेक्ट होके आपको बल्कि शहबाज शरीफ साहब ने तो कराची में आज इदारों के दरमियान ग्रैंड डायलॉग की तजवीज दे दी है, उस पर भी आपसे शाहिर साहिबा बात करूंगी। लेकिन अब ये बताएं कि आर्टिकल 62-63 का मुस्तकबिल क्या है? आपको लगता है कि ये आइन में रहेंगे? अब आइंदा जो भी पार्लियामान आए, जिसकी भी उसमें मेजॉरिटी हो, जिसकी भी गवर्नमेंट बने, ये 62-63 रहने चाहिए, इनको ऑल टुगेदर आइन से निकाल देना चाहिए, या इनमें कोई तरमीम होनी चाहिए, या इनकी वजाहत होनी चाहिए? गरीदा इस पर कोई ऐतरा पैतरा सियासी बदलने की जरूरत नहीं होती है। पीपल्स पार्टी एक नजरियाती ढांचे के मुताबिक चलती है। हमने हमेशा इस पर एक वाज़ेह मौक़िफ़ रखा है, वो ये है कि आप ये ज़ियाउल हक के जो क्लॉजेज हैं इनको हटाएं। अब आप नए जो मैंडेट होगी, नई असेंबली आएगी, नई मैंडेट के साथ आएगी, सेनेट भी मौजूद होगी, ये ऐवानों के हाथ में होगा और अक्सरियत के हाथ में होगा, जो अभी भी इनके पास है। आखिरी दिन था नेशनल असेंबली का लेजिस्लेशन का कल, उसके बाद सिर्फ बजट ही पास होगी उसके जरिए। तब तक इन्होंने कोई एफर्ट नहीं किया। ये सारी हवाई बातें हैं। फिर ग्रैंड डायलॉग की बात हो रही है। 2 हफ्ते बजट के पहले ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खोल चुके हैं, मनी बिल के जरिए वाइटन कर रहे हैं, काले धन को सफ़ेद करने की बातें कर रहे हैं। और ये अगर कोई इकोनॉमिक एक्सपर्ट से पूछ लें, ये इस वक्त सक्सेसफुल वैसे भी नहीं हो सकता अगर पार्लियामान के जरिए आता पाकिस्तान की इकोनॉमी को मैनेज करने के लिए, क्योंकि सख्त क्राइसिस है। जी आप मुझे बताएं, अगर क्राइसिस नहीं है तो ये सब क्यों किया जा रहा है? 2 हफ्ते पहले पार्लियामान की मौजूदगी में दोनों ऐवान चल रहे थे, इसलिए मैंने बहुत सख्त प्रोटेस्ट किया, सख्त एहतजाज किया
कि एक तो ये प्रोसेस ही गलत है, ये अमल ही गलत है, और आप पार्लियामान का मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? ऑर्डिनेंस तब और सारे रूल्स, और मैंने पार्लियामेंट्री रिवायत से चलती है जमहूरी, हमारे वेस्टमिंस्टर मॉडल रिवायतों पर मबनी होती है, और आप जब उनकी धज्जियां बिखेरते हैं, कोई रूल्स भी नहीं थे कि मनी बिल किस तरह आएगा, क्योंकि हमारी बुक्स इस पर साइलेंट है। तो मैंने पढ़ के सुनाया कि जी बरतानिया, हिंदुस्तान, पाकिस्तान में जहाँ एक ही सिस्टम है लगभग, उसमें जब पार्लियामान सेशन में होता है, आप ऑर्डिनेंस के जरिए मनी बिल नहीं लाते हैं। खुदारा ये रहम करें पाकिस्तान पर, अगर क्राइसिस है तो हमें बताएं, हम संभालते हैं, आपने इतना मकरूज कर दिया है तो हमें बताएं। लेकिन एक तरफ कहा जाता है सब अच्छा है, सब अच्छा है, और फिर आप रात के अंधेरे में ये डाका डालते हैं पार्लियामान के हुकूक पर, फिर हमसे कहते हैं कि जी हमें पार्लियामान की बालादस्ती अब चाहिए। बालादस्ती तो हम चाह रहे हैं, आपने तो पार्लियामान को तो इदारों के दरमियान एक ग्रैंड नेशनल डायलॉग की तजवीज आ रही है। नवाज शरीफ साहब भी पहले दे चुके हैं, शहबाज शरीफ साहब ने आज दे दी है। क्या इस वक्त इदारों के दरमियान कोई ग्रैंड नेशनल डायलॉग की जरूरत है शहरी साहिबा? अब देखिए, ग्रैंड नेशनल डायलॉग हर जमहूरी कल्चर में, हर इस निज़ाम में, हम तो NFC अवार्ड के हवाले से हमने ग्रैंड नेशनल डायलॉग किया, 18वीं तरमीम के हवाले से हमारी तो हुकूमत ही पूरी ग्रैंड नेशनल डायलॉग की तरह डेली बेसिस पे चली है। खरीदा आप देख लें, प्राइम मिनिस्टर हर चीज़ कंसेंसस के में कोशा रहते थे, यूसुफ रजा गिलानी के हद तक हम कहते थे कि आप हर चीज़ का भाई आपके पास एग्जीक्यूटिव मेजॉरिटी है, वो कहते थे नहीं, इस वक्त जो ट्रांजिशन में है जमहूरियत, इस वक्त कमज़ोर जमहूरियत है, हमें इसको तवाना करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जो इलेक्टेड हाउस है उसको साथ लेकर चलें ताकि मुल्क में इस वक्त कोई उंगली ना उठे। और ये राय अमल था। और आप इधर आप 2 महीने इलेक्शन से पहले कह रहे हैं मुक्के दिखा दिखा के, रोज ललकार करके कि हम इदारों को ये समझते हैं वो समझते हैं, गाली गलोच करके सड़कों पर, कोर्ट अदालतों के बाहर रोज अखाड़ा बनाया हुआ होता है अपने टीवी शोज के जरिए मुल्क की सियासत को। और फिर आप कहते हैं ग्रैंड डायलॉग। ग्रैंड डायलॉग हमने कब मना किया है? लेकिन आप जब आपके पास तलवार लटक रही होती है, लटक चुकी होती है, फिर आपको याद आता है दूसरी लोग, क्योंकि ग्रैंड डायलॉग किससे होगा? इदारों से होगा, दूसरी पॉलिटिकल तंजीम से होगा, जिनके आपको इतना तकब्बुर है कि आप कासिर होते हैं फोन कॉल उठाने से, जब आप समझते हैं कि आप अपनी कुव्वत और ताकत के उरूज पर हैं। तो ये तकब्बुर, ये कहना कि हम सबको नीस्त और नाबूद कर देंगे जो हमारे रास्ते में आया, रोक सको तो रोक लो, ये कोई इक्तिदार की जमात कहती है? आप मुझे बताएं, जब आप इक्तिदार में होते हैं तो आप इंकिसारी से चलते हैं। जी जी ठीक है। मैडम सेनेटर, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, उसके बाद आएंगे तो कुछ मजीद पॉलिटिकल इश्यूज पर भी बात करेंगे, खासतौर पे। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और इस सेगमेंट में बात करेंगे फाटा के मसाइल के हवाले से। गुज़श्ता रोज एक बड़ी पार्लियामानी डेवलपमेंट हुई पाकिस्तान की पार्लियामानी तारीख में, सियासी तारीख में भी और इंतजामी तारीख में भी, कि सेनेट ने सुप्रीम कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन दायरा इख्तियार फाटा तक बढ़ाने का बिल मंजूर कर लिया है। आपको याद होगा कि इसी साल जनवरी में फाटा इस्लाहात का बिल मंजूर हुआ था, जिसके तहत फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में ज़म किया जाना था, लेकिन कुछ नागुज़ीर वजूहात की बिना पे, नवाज शरीफ साहब के इत्तेहादियों की मुखालिफत की बिना पे अभी तक फाटा का खैबर पख्तूनख्वा में इंजमाम और उसकी मेन स्ट्रीमिंग मुकम्मल नहीं हो सकी। लेकिन कल सेनेट ने यह बड़ा काबिल जिक्र एक बिल मंजूर कर लिया है। दूसरी तरफ आप जानते हैं कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, मंजूर पश्तीन, उनके साथियों की तरफ से जिस तरह के मुतालबात सामने आ रहे हैं, ग्रीवेंसेस जेन्युइन हैं, हो सकता है तरीक़ाकार से इख्तलाफ किया जा सके। यही बात इमरान खान साहब ने भी की। फाटा के मसाइल को हल कौन करेगा? पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट से हटकर भी पश्तूनों के तमाम तर जितने ग्रीवेंसेस हैं, जितने मुतालबात हैं, कौन हल करेगा? शेर रहमान साहिबा से इस पर बात करेंगे। जी शरी साहिबा। जी शुक्रिया गरीदा। एक तो बिल्कुल आपने सही कहा, काबिल सताइश है जो सेनेट में कल अमल हुआ है। कुछ 1-2 तंजीमों ने उसकी मुखालफत की, मगर वो 2-3 मेंबर्स थे। एक तरफ PK मैप थी और JUIF के एक मेंबर थे। तो मैं समझती हूँ, और फाटा के एक मेंबर थे जो शायद उनको
ताज़ीरात पाकिस्तान का क्या जो इस वक्त दायरा और निज़ाम वहाँ होना चाहिए, ये मैं समझती हूँ बहुत ज़रूरी है और पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम फाटा को कौमी धारे में लाएं। ये एक सदी से मज़ालिम चल रहे हैं इस इलाके के साथ, और कोई इलाका, मैंने वहाँ भी तकरीर में कहा कि कोई इलाका पाकिस्तान के लिए गैर नहीं होना चाहिए, कोई शहरी पाकिस्तान के लिए गैर नहीं होना चाहिए। तो हमारा बिल जो था वो और अमेंडमेंट्स ला रहा था कि फाटा की जो मसावी हुकूक हम वादा करते हैं सारे मुल्क को, वो वहाँ भी उसका इतलाक होना चाहिए और फौरी तौर पर ये आने चाहिए लॉज। उसके बाद वहाँ जो रहदारी टैक्सेस और पॉलिटिकल एजेंट की सदियों से एक इजारादारी है, बेताज बादशाह हैं उस इलाकों के, ये सब ख़त्म होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट पीपल पार्टी हमारी पिछली हुकूमत में, जिसकी वजह से उनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का हक मिला, और हमें अब तेज़ी से आगे भी बढ़ना चाहिए। तो जब इंशाल्लाह अगली नेशनल असेंबली आएगी तब तक हम और भी तरामीम लेके रखेंगे, जिसमें जो बहुत शदीद एहसास महरूमी है फाटा की आवाम में, उसे हमें हटाना चाहिए, इसका इजाला करना चाहिए, सदेबाप करना चाहिए। जब कोई शहरी कहता है कि हम महरूम हैं, और इनका हक भी बनता है। ये देखिए, ब्रिटिश वक्तों से, राज के वक्तों से बफर स्टेट कहलाए जाते थे। पाकिस्तान 9/11 से और उससे पहले भी हमारे लिए फ्रंट लाइन बने रहे हैं हर किस्म की जंग में, और उन्होंने ड्रोन अटैक्स भी सस्टेन किए हैं। तो अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनका तहफ़्फ़ुज़ करें, वो हमारे लिए बफर बने रहें, हमें उनकी तहफ़्फ़ुज़ ज़रूर करना चाहिए, और इसकी शुरुआत उनके मैडम सेनेटर इसी में ऐड कर लीजिएगा। मैं एक क्वेश्चन पुट अप करना चाहती हूँ। मंजूर पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के हवाले से इमरान खान साहब ने तो कहा है कि मंजूर पश्तीन के मुतालबात बिल्कुल जायज़ हैं, और आर्मी चीफ से अगर उनकी मुलाकात होती है तो उस मुलाकात में वो ज़रूर ये पॉइंट्स रेज करेंगे और मुतालबात को उठाएंगे भी। आप क्या कहती हैं, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के मुतालबात, मंजूर पश्तीन का जो राय अमल है? जी हाँ, लाए अमल से बेशक आपको इख्तिलाफ हो सकता है, और चेयरमैन बिलावल ने भी आपको याद है स्टेटमेंट दिया होगा कि जो भी मुतालबात हैं, ख़ास तौर से हमारी नई नस्लों के मुतालबात, जो अपने आप को कौमी धारे में नहीं महसूस करती, जो जमहूरी निज़ाम में अपनी शराकत दारी नहीं समझती, तो उनको शरीक करना चाहिए। 60% पाकिस्तान का 30 साल की उम्र से कम है, तो हमें सब जो हमारी नौजवान नस्लें हैं उनको जमहूरी सिस्टम का हिस्सा होना चाहिए, ताकि वो आदाब भी सीखें कि मुतालबात मनवाने का तरीका क्या है। अब क्योंकि आर्मी का वहाँ ऑपरेशंस चलते रहें तो फौज से बिल्कुल वो मिलें, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी बनती है सारी हुकूमत की और सारी इंतज़ामिया की, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर की, पॉलिटिकल पार्टीज़ की, कि हम उनके मुतालबात को सुने और जो जायज़ हैं उनको इज़्ज़त दें और आगे बढ़ें, ताकि हम एक जमहूरी कहानी का, एक जमहूरी सफ़र का हिस्सा हो सकें। और इसमें बड़े डिफरेंसेस होते हैं जमहूरी कल्चर्स में, तवाना जमहूरी कल्चर्स में इख्तिलाफ हमेशा होता है। वो तरीक़े का शायद बड़ा हाश हो और उसमें बहुत सी बातें की हों जो गैर मौजू हैं, लेकिन जो उनके जायज़ मुतालबात हैं उनको सुनना ज़रूरी है, बजाय इसके कि हम उनको बाहर रखें, उनको ब्लैक आउट करें। मैंने पार्लियामान में भी कहा था, ये तरीक़ेकार जो है इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। बिल्कुल ठीक, बहुत वैलिड बात है। फाटा को तो खैबर पख्तूनख्वा में ज़म किया जाना है। जी, आप सुन पा रही हैं मुझे मैडम साहिबा? जी सुन पा रही हूँ। फाटा को तो खैबर पख्तूनख्वा में जम किया जाना है, जो कि ज़ाहिर है नून लीग के 2 इत्तेहादियों की तरफ से GOFA और PK मैप की वजह से अभी तक वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने और वज़ीर आज़म साहब ने भी आज जनूबी पंजाब वो गए हुए थे मनसूबों का इफ्तिताह करने के लिए, वहाँ नए सूबों के हवाले से बात की है। शहबाज शरीफ साहब ने तो ये कह दिया है कि नए सूबे इंतजामी बुनियादों पर बनाने के लिए एक कौमी कमीशन बना दिया जाए। तो आप समझते हैं कि कौमी कमीशन 2 महीने बना देना चाहिए? इस मोड पे किस चीज़ का कमीशन बन पाएगा? एक काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है जो इस वक्त 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड के हवाले से 7वां NFC अवार्ड के आगे ये बढ़े नहीं हैं। जो बैलेंसेस हैं, सूबों के हुकूक हैं, ख़ास तौर से टैक्सेशन के, उसमें आगे बढ़े नहीं हैं। आगे अगर एकदम उठ के, क्योंकि उनके कुछ लोग चले गए हैं उनसे तंग आके, और उनके तरीक़ेकार और उनके फ़िरौनियत से तंग आके चले गए हैं,
तो क्योंकि नून लीग में तो आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर तक तो रसाई नहीं होती थी किसी की, अपने MNA छोड़ मिनिस्टर तक की रसाई नहीं होती थी, तो जनूबी पंजाब के मेंबरान की कहाँ होगी। और हम उनसे मुस्तकिल ये पूछते थे कि बड़ी अजीब बात है, हमारे यहाँ तो पीपल्स पार्टी के तो ओपन डोर सिचुएशन रहती है, हमारा कल्चर ही बिल्कुल फ़र्क है। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। सेंटर शेर रहमान साहिबा, सैनेट में अपोजिशन लीडर, आज प्रोग्राम में हमारे साथ थी। ये था आज का प्रोग्राम, देखने का बहुत शुक्रिया। आई विल सी यू टुमारो। अल्लाह हाफ़िज़।